आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने कथा और पटकथा लेखक यूनुस सेजावल से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान और शकील बख्शी ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियो में एक और यूनुस मौजूद हैं जिनका नाम है यूनुस सेजावल। तो आज स्टूडियो में आप सुनेंगे एक यूनुस से दो लोगों की बातचीत, क्योंकि आपके इस दोस्त यूनुस खान के अलावा स्टूडियो में मौजूद हैं मैं शकील बख्शी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और यूनुस भाई थैंक यू मुझे भी शामिल करने के लिए। यूनुस शुरू कीजिए। यूनुस साहब, ये बताइए कि एक रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में, खास तौर पर विविध भारती के स्टूडियो में आने के बाद किस तरह की कैफियत है आपकी? मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हो गया हूँ जी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। बचपन से जो चीज़ को मैं सुन के, मतलब पता नहीं था स्टूडियो होता कैसा है, बट सारे प्रोग्राम सुनते थे। कोहिनूर गीत गुंजार, बिना का गीत माला, पत्थर बोल उठे, फिर रात को बेला के फूल। मतलब जब तक रेडियो नहीं सो जाता था हम सोते नहीं थे। क्या बात है। तो आज उस जगह आके इंटरव्यू के लिए आना अपने आप में ऐसा लगता है कि एक अचीवमेंट है। क्या बात है। क्योंकि आई थिंक हर हिंदुस्तानी का कहीं ना कहीं आकाशवाणी से कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि बहुत ही इमोशनल हो जाते इधर आके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यूनुस साहब। इतने पुराने प्रोग्राम्स का आपने नाम लिया है, ऐसे प्रोग्राम्स रहे जिनकी पॉपुलैरिटी एक मिसाल बन चुकी है। कैसा था आपका बचपन और कहाँ बीता था आपका बचपन जब ये रेडियो आपके साथ हुआ करता था? एक्चुअली मेरे फादर टेलर थे। रंजीत स्टूडियो था दादर में। हाँ बिल्कुल। तो हमारी टेलरिंग की दुकान थी रंजीत स्टूडियो के एकदम सामने। मतलब हमारी बिल्डिंग का गेट और रंजीत स्टूडियो का गेट एकदम फेसिंग था। अच्छा। और हमारे फादर भी जो है वो फिल्मों में टेलरिंग करते थे, कपड़े सीन और कॉस्ट्यूम्स वगैरह। तो काफ़ी एक्टर्स तभी जो है हमारे यहाँ उनका आना जाना लगा रहता था। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब इवन मनोज कुमार जी और राजेंद्र कुमार जी जब स्ट्रगल कर रहे थे बॉम्बे में आके, वो भी हमारी शॉप पे बैठा करते थे विद अ फादर। तो उस हिसाब से एक फिल्मी कनेक्शन था। तो पूरा दिन फिर जो है रेडियो पे वो गाने होते थे, फिल्मों की बातें होती थी और रेडियो प्रोग्राम सुनने बहुत अच्छा लगता था। वो 15 मिनट में ऐसा लगता था बस फिल्म देख ली। क्या बात है। और संडे फुल डे रेडियो चलता था। तो संडे वो घर में मतलब एक इवेंट जैसा होता था कि अब सुबह से रेडियो चला है तो अभी उस हिसाब से सब अपने काम एडजस्ट करके रखते थे कि वो प्रोग्राम मिस नहीं हो। क्या बात है। देखिए, बहुत बेहतरीन याद रेडियो की आपने हमारे साथ बांटी है। और आपने बताया कि रंजीत स्टूडियो हुआ करता था, अब वो जमाना रहा नहीं। जी, और आपने बताया कि किस तरह से कारोबार हुआ करता था और उसके साथ साथ रेडियो। ये जो लिखने का फ्लेवर है ये कहाँ से आया है? एक्चुअली मैं जो लेडीज टेलरिंग सीख रहा था, फादर टेलर थे, तो मैं टेलरिंग बिजनेस में ही जाना था मुझे, बट उनका इंतकाल हो गया। मैंने काम सीखा। अच्छा, मैं फिल्म लाइन में मेरे जो बड़े ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर अजीज सजावल, वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कम से कम 12-13 फिल्में डायरेक्ट की, जिसमें इलाका, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, आंदोलन, शतरंज, अधर्म, काफ़ी मतलब सक्सेसफुल फिल्म रहे। तो वो जो थे वो डायरेक्शन में आ चुके थे, बट मैं हमेशा डरता था डायरेक्शन, मतलब उनको एसेस करने। मुझे लगता था कि जो अच्छी राइटिंग नहीं कर सकता वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। और तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में राइटिंग की क्वालिटी थी, क्योंकि सिर्फ स्कूल में कुछ लव लेटर्स दोस्तों को जो लिखता था लिख के दिए थे, वही एक्सपीरियंस था एज राइटर। मतलब आपने दूसरों के लिए कस्टमाइज्ड लेटर लिखा। तो वो भी इसलिए कि कल को कुछ काम नहीं मिले तो तभी एक जॉब था पोस्ट ऑफिस के बाहर चिट्ठियां लिखना कम से कम पार्ट टाइम के। अब दादर में रहता था, बड़ा पोस्ट ऑफिस था वो। तो बस वही था। तो कभी ये सोचा नहीं था कि मैं राइटिंग कर सकता हूँ। ये अब हुआ यूँ कि मेरे ब्रदर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो उनको जो है पैर में प्लेट लग गई जी। और डॉक्टर्स ने बोला कि 3 महीने ये जो है
बेड रेस्ट पे, और ये बच्चा अगर उठा तो बोन क्रैक हो। अब वो 8 साल के बच्चे को एक था बेबी सिटिंग करना, तो अब उसका दिल कैसे लगा के रखे फुल डे। तो तभी हमारे ब्रदर के फ्रेंड थे मैग्नम में, मैग्नम बड़ी कंपनी थी वीडियो की, और भाई उनकी फिल्म कर रहे थे, बाप ने मरी बेटा 10 मरी खत्म हुई, सनम एक फिल्म शुरू होने वाली। तो वो जो गैप था 3 महीना, तो अब ये था कि भाई फुल डे करे क्या। शिमारो जो अभी प्रोड्यूसर है, उनकी लाइब्रेरी होती थी टाउन में VHS की, तो वहाँ से ये था कि रोज आप जो है VHS लेके आके फिल्में देखा करिए, तो बच्चे का दिल भी लगा रहे। तो वहाँ से मुझे पूरा एक उनका वो मिल गई बुकलेट टाइप के, कितने टाइटल्स उनके पास। तो मैंने क्या अब ये सोचा बच्चा है तो कॉमेडी फिल्म्स मंगाऊं तो दिल लगेगा। तो वहाँ से फिर मैंने चार्ली चैपलिन, बस्टर कीटन, मार्क्स ब्रदर्स, जो हॉलीवुड का एक गोल्डन एरा था कॉमेडी का, दैट वाज अ गोल्डन एज ऑफ कॉमेडी, वो मंगाया। फिर वो मैं देखता था, फिर मेरा इंटरेस्ट है, मुझे कॉमेडी का पता नहीं बड़ा अच्छा लगता था। अब जो है ब्रदर ने अपनी कुछ स्क्रिप्ट्स भी मुझे कि बैठो पढ़ के देखो क्या लगता है फीडबैक के लिए। तो मैंने जितनी भी उधर फिल्में देखी थी, तब वो जब भी पूछते थे तो मैं उनसे कहता था कि एक काम कीजिए, ये वाला सीक्वेंस इसमें डाल दीजिए, ये सीक्वेंस इसमें ये होता है, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने वो भी दे दिया एक रिकॉर्डर VCR, बोला आप जो है सारे बिट्स जो लगते हैं उसमें रिकॉर्ड करना शुरू। तो ऐसे करते करते उनके साथ मैंने एक एड ऑन वहाँ लिखना शुरू कर दिया। फिर उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू अब जो है मेरे असिस्टेंट बन जा। तो अदन फिल्म का क्लाइमैक्स था, और जब मैं फर्स्ट डे उनको असिस्ट करने गया तो लकीली जो सीन मतलब मैंने गैग्स लिखे थे वही शूट हो रहे थे। किस फिल्म का अधर्म। अच्छा, संजय दत्त थे, अनीता राज, शबानाज में। तो क्लाइमेक्स उसका, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिल्म उनके अनाउंस हुई शतरंज। अब शतरंज में कादर खान जी, मिठुन चक्रवर्ती जी, जैकी श्रॉफ, दिव्या भारती, जूही चावला, बड़ी फिल्म थी। फर्स्ट डे शूट था टाउन में, और तभी जो है फैक्स नहीं होता था ज़्यादा, मतलब कम्युनिकेशन आज जितना इजी उतना था, नेटवर्क नहीं था उतना स्ट्रॉन्ग। और फर्स्ट डे शूट था, और कादर खान जी कनाडा में थे, और सीन जो है नाइट शूट थी, और ये था कि वहाँ से सीन आएगा और कुछ 4 बज के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सीन पहुंच नहीं पाया, और 7 बजे की शिफ्ट थी। डायलॉग राइटिंग कादर जी कर रहे थे। तब ये था कि शूट कैसे करे। तो फिर अजीज भाई और ने मेरे को बोला, और फिर मैं भाई के साथ बैठा, और फिर मैंने वो फर्स्ट सीन जो है वो लिखना शुरू किया। तो वो जब किया सब वो वहाँ पसंद आया। फिर उसके बाद जो है मुझे काम करते रहो तो लोगों से इंटरेक्शन होता है। प्रोड्यूसर थे नितिन मनमोहन, उनको कमल सदाना को लॉन्च करना था, तो ही वांटेड अ स्टोरी। तो मुझसे कहा कि अगर आप कुछ लिखो, तो मैंने एक स्टोरी वर्कआउट की और उनको अच्छी लगी, बट अल्टीमेटली उन्होंने उसको लॉन्च नहीं किया कमल सदाना को। और यहाँ एक फिल्म शुरू हो रही थी सनम, जिसके कास्टिंग थे विवेक मुशरन, मनीषा कोइराला, और वो आफ्टर सौदागर सेकंड फिल्म उनकी। वो पेयर बड़ा उस टाइम पे बड़ा हॉट पेयर था, मतलब मार्केट में इन डिमांड। तो माय ब्रदर वाज गोइंग टू डू द फिल्म। अच्छा, वो फिल्म पहले मुकुल आनंद कर रहे थे, उन्होंने लास्ट मिनट वो रिफ्यूज की, मेरे भाई के पास आई। अब स्क्रिप्ट नहीं और अनाउंसमेंट आ गया। पहले ऐसे होता था स्क्रीन पेपर में एक आप देखिए अनाउंसमेंट आते थे, तो अब ये कि क्या करे स्टोरी। तो फिर जो मेरी स्टोरी थी वो सुना है, वो ओके हो गई। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एज अ स्टोरी राइटर। और इन सब दौरान मैं उनका असिस्ट करता था। अब पहले क्या होता था, हर फिल्म 4 साल में बनती थी। आपको पता है, महीने में कभी 3 दिन शूटिंग हुई, उसके बाद फिर शूटिंग नहीं, फिर 2 महीने बाद। आज के हिसाब से नहीं है ना वन शेड्यूल। तो मैंने उस वक्त फिर अनीस बसमी जी उसमें डायलॉग्स लिख रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा मैं पूरा महीना घर पे बैठ के क्या करूं जब शूटिंग नहीं। तो मैंने अनीस भाई को बोला कि मैं आपको राइटिंग में असिस्ट कर सकता हूँ क्या, मतलब क्योंकि वो इतने टॉप ग्रेड राइटर थे, इतने गुनी। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जा। तो मैंने उनको फर्स्ट फिल्म आंखें में एज असिस्टेंट राइटर उनके साथ जुड़ा, उनसे क्राफ्ट सीखी। फिर धीरे धीरे ये चल रहा था सिलसिला। और फिर एक दिन मुकेश दुग्गल एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने आंखें के दौरान डेविड जी से मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, तो ही न्यू कि मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ। तो एक बार वो मुकेश दुग्गल जी ने फिल्म शुरू की, उनको राइटर चाहिए था और मैं उनकी एक और फिल्म लिख रहा था। तो उन्होंने मुझे डेविड जी के यहाँ लेके गए, डेविड धवन जी के, और बोले कि ये जो है फिल्म लिखेगा। डेविड जी मुझे जानते थे, मुझे बोले ठीक है उनके सामने। मैं बोले तो अगले दिन आ। तो फिर अगले दिन आए, बोले आइडिया क्या है। मैंने कुछ उनको आइडिया सुनाया, पसंद आया। बोले ठीक है अभी इसको रख, तूने एक प्ले देखा है ऑल द बेस्ट? मैं बोला नहीं। बोले मेरे एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ राजू राजा राम, जिसमें थे सलमान खान, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, मनीषा। बोले यार प्ले है, वो कोई लिख नहीं पा रहा है। तो
एक काम कर, तू देख के और मुझे बता। तो मैं और तब मेरे साथ थे इम्तियाज पटेल करके, वो भी गुजराती प्ले के बड़े राइटर। तो हम लोग दोनों गए, प्ले देखे, तो बोले प्ले तो बहुत अच्छा है, बोले अभी सिर्फ 10 सीन लिख के लाना, पसंद आया तो काम दूंगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। यूनुस साहब, आगे क्या होता है ये कहानी भी सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनती है। तो पहले जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उसी दौर का एक गाना हो जाए। तो अधर्म फिल्म का ही हम तुन्ना तुन्ना गाना सुन ले। तो बिल्कुल, जरूर जरूर सुनते हैं। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, ओ आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। यूनुस साहब, ये गाना हमने सुना और आपने बताया गाने से पहले कि आपको डेविड धवन साहब ने एक प्ले देखने के लिए भेजा, ऑल द बेस्ट, जो कि बहुत ही मशहूर प्ले, और उसने काफी रिकॉर्ड्स बनाए अपने शो के। हम ये जानते हैं कि डेविड धवन से आपका बड़ा लंबा कनेक्शन रहा है और ये कहानी बड़ी लंबी चलने वाली है। तो जरा इस कहानी की तरफ मुड़ते हैं, फिर क्या हुआ? फिर जो है उन्होंने 10 सीन का एक ये दिया था, एक टेस्ट जैसा था कि अगर आप अच्छा काम करके आओगे तो पास, वरना फेल। फिर बोले कि दिखना भी नहीं। तो अब मैंने और इम्तियाज भाई ने बैठे, शुरू के 10 सीन में डायलॉग्स लेके गए, उनको सुनाए, उनको इतना अच्छा लगा। बोले अब ये पिक्चर भी आप लोग कर रहे हो, ये दूसरी पिक्चर हो गई उनके साथ। बोले अभी एक जो है अर्जेंटली पिक्चर शुरू करना है, हसीना मान जाएगी। अच्छा। बोले मेरे पास क्या है, तभी संजय दत्त आया था और बोले गोविंदा है सपोर्टिंग, बिकॉज वो फिल्म स्मिता ठाकरे जी ने प्रोड्यूस की थी। तो बोले वी कास्टिंग का और इसका ये नहीं, बड़ी कंपनी, विल गेट ऑल द एक्टर्स, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं जो हूँ अभी 10 दिन बाद जा रहा हूँ 40 दिन के लिए मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी की शूटिंग करने, और आने के बाद ही मुहूर्त है। तो 10 दिन में आइडिया फाइनल कर देना और फिर मैं चला जाऊंगा, नहीं तो क्या प्रोजेक्ट नहीं होगा। अगेन उनका हमेशा ये रहता था, पहले एक टेस्ट जैसा देते। हाँ। तो फिर अब वो बैठ के कुछ फेवरेट फिल्म्स थी, प्यार किए जा, प्रोफेसर, तो किस तरीके से कैरेक्टर्स और ये करके एक आउटलाइन उनको कि 2 बिगड़े हुए बच्चों की कहानी, और वो कैसे जो है बाप को सताने जाते हैं और फिर एक खुद का ही चाचा बन जाता है, वो पूरा करके उनको एक ब्रॉड आउटलाइन सुनाई। अब उनको ये लगा कि गोविंदा के लिए ये परफेक्ट रोल है। यानी मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि फिल्म का नाम तय हो चुका है, हाँ। एक्टर्स तय हो चुके हैं, हाँ। और आइडिया अब आप डेवलप कर रहे हैं। हाँ, ये एक्चुअली पहले है ना ऐसा बहुत होता था। जी जी। जैसे ये हो गया, लॉक हो गया। जैसे कुंवारा फिल्म शुरू हुई थी तो फिल्म के ऑलरेडी 3 गाने रिकॉर्ड होके शूट हो चुके थे। अच्छा। और ये और स्टोरी कहीं है नहीं। एरा ऐसा था कि एक्टर्स की डेट और एक फेथ था, जैसे गोविंदा जी और डेविड जी का एक कॉम्बो था, तो दोनों को इतना फेथ था कि हाँ ठीक है हम शुरू करेंगे, हम एक अच्छी फिल्म बना लेंगे। एक वो भी ये नहीं था कि, और शायद वही फेथ जो है उनको इतना आगे तक लेके गया। एक के बाद एक फिल्में, हाँ, एक ही टीम करती रही। क्योंकि आपको मैं बताऊं कितनी बार अभी बात चली है गोविंदा जी और डेविड जी की, तो के सेट पे ऐसा होता था कि लाइट जा रही है सिर्फ 40 मिनट्स है और सीन है 2 पेज का, 3 पेज का, बट डेविड जी को भी पता है विद गोविंदा आई विल कंप्लीट बिकॉज ही इज सो टैलेंटेड। सिर्फ उसको सिचुएशन आप बता दो, बेसिक लाइन, वो इतने अच्छे से करते हैं, देयर आर नो रीटेक्स, इतना परफेक्शन से। तो आई थिंक उस वजह से शायद वो चीज़ें भी इतनी, डायरेक्टर और एक एक्टर साल में 4-4 फिल्में भी दे पाते थे, एंड दे वर ऑल ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। बिल्कुल। तो आपने एक मोटा आइडिया उनको सुनाया कि भाई ये है। हाँ, पहले क्या होता था सर, बाइंडेड स्क्रिप्ट नहीं होती थी, एक आइडिया पे होता था, शेड्यूल वाइज होता था। क्योंकि सर 4 साल जो जनरल बाहर फिल्म्स, जबकि डेविड जी की तो 40 डेज 50 डेज में वो कंप्लीट करते थे, बट ड्यूरेशन लंबा होता था सबका, बिकॉज हर एक्टर उस टाइम पे 15, मिठुन दा एक टाइम पे 40 फिल्में कर रहे थे, जो आज के एक्टर फुल अपने करियर में नहीं कर पाते। तो ऐसा उनका डेट्स मिलने की बड़ी
हाँ, रहता था। बट क्या होता था, एक फिल्म लाइन सरवाइव होती थी, सबको काम मिलता था। कम से कम 40 कंपनियां चलती थी, तो उसमें 400 लोग जो काम करते, तो सब आज वो सिस्टम खत्म हो गया है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स भी। तो उस तरीके से इंडस्ट्री चलती थी और फिर उस तरीके से ये होता था, तो वो एक दौर ही जो है एकदम अलग रहता था। तो आंखें जो है वो डेविड धवन के साथ आपका पहला काम था। जी, लेकिन हसीना मान जाएगी आपका पहला फुल। हाँ, इंडिपेंडेंट, एज इंडिपेंडेंट राइटर। उनका क्या रिस्पांस था? और चूंकि अब आप उन्हें जानना शुरू कर रहे थे और ये पारी अब उसके आगे तो बहुत लंबी चलने वाली थी। देखो, डेविड जी का मैंने पहले से एक नेचर देखा, उनका कमाल है, दैट इज गॉड गिफ्ट। वो गाने हो, वो स्क्रिप्ट हो, वो डायलॉग्स हो, वो कॉस्ट्यूम, उनको आपको कन्विंस करना नहीं। अगर आपने एक सीन उनको जैसे बता दिया, उनको पसंद आया, ओके करेंगे या ना करेंगे जी। कन्विंस होने की कोशिश नहीं करेंगे कि आप उनको कन्विंस कर सकते। ही इज लाइक ऑडियंस, मजा आया नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया। तभी तो ये बड़ी खासियत है कि भाई एक डायरेक्टर ऐसा है कि जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उसको जो दिल को भा गया ओके, नहीं भाया नो, तो ऑडियंस की तरह है, तो पिक्चर भी उसकी वैसी हिट होती है। क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए फिल्म नहीं, ऑडियंस के लिए ही बनाई है जी। क्योंकि वो जितने भी सक्सेसफुल रहे, वो हमेशा एक मिडिल क्लास ही रहे। वो सोच, मतलब कहीं ना कहीं कॉमन आदमी से उनका कनेक्शन था। हमारे यहाँ अब कैसा होता है, जैसे डायरेक्टर सक्सेसफुल होता है, सबसे पहले वो कॉमन लोगों से डिटैच हो जाता है और फिर थोड़ी टाइम बाद वो ऑडियंस को छोड़ के फिल्में अपने लिए बनाना शुरू करता है। क्या बात कही कि मेरा नाम हो जाए, मेरा आर्ट का, मेरे सेट का नाम। अल्टीमेटली फिल्म इज अ प्रोडक्ट, आप ऑडियंस के लिए बना रहे, बिकॉज वो पैसे दे के आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट। और इसमें ये एक आर्ट फॉर्म में एक प्रोडक्ट है, तो आप जब तक उनके जैसा नहीं सोचेंगे तो आप उनके जैसे फिल्म नहीं बना सकते। 1993 में आंखें आई थी जी, आंखें फिल्म आई थी, आंखें आई थी का मतलब बदल डेविड धवन के साथ इतना लंबा कनेक्शन, अभी अभी जुड़वा 2 आई है जी उनके साथ। मुझे पूरा डेविड धवन को डिफाइन करके बताइए और बहुत यादगार घटनाएं भी बताइए उनके साथ। इतना लंबा काम, मेरी गणित कमजोर है कि 2017 में से 1993 घटा के हिसाब लगाऊं। 24 साल का देखेंगे, बहुत लंबा अरसा है। मेरा मैथ शायद थोड़ा बेटर हो गया है, क्या कह सकते हैं जी। तो यकीनन डेविड जी का मैं एक चीज बता सकता हूँ, इतने साल में भी उनकी सोच नहीं बदली। उनकी सोच आज भी ये है कि मुझे मास एंटरटेनिंग फिल्म बनानी। टाइम आया, टाइम चेंज हुआ, बट उनका जिस चीज पे बिलीफ था, कन्विक्शन था, वो आज भी वही टाइप का सिनेमा करते। उनकी बहुत अच्छी एक लाइन है कि चलती गाड़ी का बोनेट नहीं खोलना चाहिए। क्या बात। तो ये बहुत से मेकर्स होते हैं ना कि 2 फिल्म बाद क्या, या आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, और क्या ना कुछ अलग करते, तो कुछ अलग करने में वो अलग हो जाते। तो इन्होंने सालों से अगर आप देखो तो उन्होंने वही फिल्में बनाई है। अच्छा, दूसरा, वो आज भी हर साउथ इंडियन फिल्म देखते हैं, मराठी में, ही इज अवेयर कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। हमारे दूसरे जो आज की जनरेशन है, मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, वो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गेम्स ऑफ थ्रोन, उनके बाहर ही नहीं आते। प्रॉब्लम ये है कि हमको जो है, हम पिज्जा डोसे की जगह बेचना चाहते, जो पॉसिबल नहीं है। लोगों को वो समझ ही नहीं है कि हम किस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। बिल्कुल। एक साउथ बॉम्बे से जुहू तक की दुनिया बन गई है। उनको लगता है बस वही सोच पूरी इंडिया में है, बट इंडिया की सोच आज भी अगर आप देखो तो वही है, वही हमारे इमोशन है। आज भी आप ट्रेन में या कहीं जाओ, कोई अगर भिखारी भी अच्छा गाना गा रहा हो ना, तो आदमी खड़ा होकर सुनता, उसको ज्यादा पैसे देता। कहीं मारा मारी चल रही होती है तो आप भी है ना, उतर के जरा आपको इंटरेस्ट हो जाता है कि यार कौन किसको मार रहा है। आपके घर में आज भी वो कैरेक्टर होंगे, कुछ बुआएं, कुछ चाची, बिल्कुल है ना, एकदम वो जिनकी आप नकल करते हैं, जिनके किस्से मजे लेके सुनाते हैं। हाँ, तो वो चीजें होती है। आज भी पार्टियों में देखो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, डांस करता है, एंजॉय करता है। आज भी हम हमारे एल्डर्स की इज्जत करते हैं। इमोशंस कुछ नहीं है, जो ऐसा बोलते हैं ना, वो सिर्फ सर्टन सेक्शन है जो है बाप को नाम से बुलाना शुरू किया, दूसरी जगह नहीं। जो साथ में सिगरेट पीते और ये कल्चर है नहीं। 1% होगा अगर आबादी का देखा जाएगा तो। पिक्चर हम बाकी लोगों के लिए बना रहे हैं, तो लोग जो मेकर्स है वो नहीं समझ रहे। उनको ऐसा लग रहा है डिफरेंट सिनेमा, ये डिफरेंट नहीं होता है। एक होता है 2 ही सिनेमा, मजा आया नहीं आया, यू लाइक समथिंग, यू कनेक्ट। अगर सिनेमा चेंज हो गया होता तो आज बाहुबली इतना बिजनेस करती है। ब्लैक एंड व्हाइट टाइम से हम राजा महाराजा की फिल्म देख रहे हैं, बट आज भी वो आप देखते हो थिएटर में मिसमराइज कर देती फिल्म, आप आंखें नहीं हटा पाते हो। जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन चेंज होता है, हमारे आज भी हम ब्रांडेड कपड़े पहने, हर चीज, बट अंदर
अंदर से हमारे इमोशन थोड़ी चेंज हुए। क्या बात है। तो एक इमोशन वाला गाना सुन लिया जाए यहाँ पर, फिर आगे की बातचीत करते हैं। कौन सा गाना सुनेंगे जो इमोशनली आपको लगता मैं सिंघम रिटर्न्स में हमारी फिल्म में एक इमोशनल गाना था, है? सुन ले जरा। बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं। दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के, दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के, कर दे करम अपना धर्म मैं निभाऊं, और रहनुमा तेरी दुआ है इल्तिजा, सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा मेरी दुआ। हर पल दिल में है शोले जलते हुए, खुद को बचाऊं मैं कैसे पिघलते हुए, हर पल दिल में है शोले जलते हुए, खुद को बचाऊं मैं कैसे पिघलते हुए, ठहरे हुए मेरे कदम चल ना पाऊं, और रहनुमा मेरी दुआ ये इल्तिजा, सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा मेरी दुआ। आज के मेहमान यूनुस सेजावल। यूनुस भाई, आप बात कर रहे हैं यूनुस के साथ, और मुझे समझ नहीं आता है कि अगर मैं यूनुस बोलूं तो किसको बोलूं। तो एक अपना अलग अंदाज है। एक बात जो मुझे अभी यूनुस साहब ने बताई कि डेविड धवन के साथ इनका एक तवील लंबा बातचीत का काम करने का अरसा रहा, वही वजह है कि आज ये हमारे सामने बैठे हैं कि वन ऑफ द किंग्स ऑफ कॉमेडीज के स्क्रीन प्ले राइटर रहे हैं। और इनसे जरूर पूछिएगा कि ये कॉमेडी सीक्वेंस कैसे जोड़ लेते थे पिक्चर के अंदर। ये एक अंदाज है, एक बड़ा एक अनोखा अंदाज है कि भी स्क्रिप्ट तो आ गया, आपका कंसेप्ट भी आ गया, किसी और का स्क्रिप्ट भी है, लेकिन उसमें ये कॉमेडी फैक्टर को जोड़ना, स्क्रीन प्ले में वो डायलॉग्स लिखना, ये हार्ड। सर ये एक तो क्या है, मैं खुद कॉमेडी बहुत पसंद करता हूँ। कॉमेडी लिखने के लिए यू शुड लव कॉमेडी। आपके रियल लाइफ में भी एक ह्यूमर होना चाहिए। मैंने आपको जैसे बताया, कॉमेडी इतनी फिल्में देखी है, इतने मतलब इंग्लिश हो हिंदी हो, तो कहीं मुझे ऐसा लगा अटैचमेंट मतलब वो जॉनर से ज़्यादा लगा। और फिर वो और एक चीज़ क्या, राइटिंग में रियाज जैसा है, जैसे सिंगिंग है, आप जितना करते जाते हो उतना आप अच्छे होते जाते हो। और करते करते मुझे भी नहीं पता चला कि कब मैं इसमें इतना अच्छा हो गया। और फिर अब क्या, वो नेचुरली जब आता है तो ऐसा लगता है कि शायद वो आप में है, वो चीज़ ऊपर वाले ने दिया। क्योंकि मुझे अभी किसी ने पूछा था कि आप सिर्फ कॉमेडी क्यों लिखते हो, दूसरी क्यों नहीं। तो मैं बोला भाई रुलाने वाले बहुत है दुनिया में, हंसाने वाले कम। और मैं बोला जब मैं थिएटर में जाता हूँ, जैसे जब चेन्नई एक्सप्रेस बहुत बड़ी हिट हुई थी, और तो जब थिएटर में गया था
तो देखा कि इतने लोग एक साथ हंस रहे और ये, तो उस दिन एक एहसास हुआ कि हर इंसान तकलीफ में, कुछ ना कुछ स्ट्रेस में होता है, और ये थिएटर में आता है तो वो इसलिए आता है कि उसे खुशी मिले। तो जब हमारी फिल्म या मेरी लिखी हुई फिल्म देख के वो 2 घंटा अगर अपने गम भूल सकता है, तो मैं क्यों कुछ और लिखूं, मैं कॉमेडी लिखूं ताकि लोगों को खुशियां दे सकूं, लोगों को हंसा सकूं। और आपको मैं बोलूं, उनको हंसता हुआ देख के इतना सुकून मिलता है दिल को, और ऐसा लगता है शायद ऊपर वाले ने इसलिए ये चीज दी है कि एक मिशन जैसा कि नहीं, जाओ लोगों में खुशियां बांटो। क्या बात है। हम डेविड धवन की फिल्मों की बातें कर रहे थे। कितनी बड़ी खुशी थी आपके लिए हसीना मान जाएगी रिलीज होना, आपकी लिखी पहली फिल्म जिसको डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे थे। सर उस टाइम पे तो मतलब डेविड जी वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर। सबसे पहले तो उनको मुझे काम देना, बिकॉज उस वक्त मैं कुछ नहीं था, मैं स्टार्ट किया था। पहले तो थोड़ा अनबिलीवेबल भी लगता है कि आपको जाते ही इतना बड़ा मौका मिल जाए, ऐसा लगता है कि वेरी लकी। फिर जब वो मौका मिला तो ऐसा था कि ये मौका अभी हाथ से नहीं गंवाना। तो फिर यही था कि डे नाइट और इनके साथ एक रिश्ता बनाना है, आगे भी चलना है। तो बहुत मेहनत की उसके अंदर, खुशी थी। अच्छा, उसी वजह से बाहर भी इज्जत मिल रही थी, बिकॉज फिल्म लाइन में अब जैसे हमारे यहाँ एक टैग हो जाता है, आज जैसे ये है कि मैं रोहित शेट्टी का राइटर हूँ, तो ये अलग इज्जत मिलती है बिकॉज ऑफ रोहित भाई के नाम से। ऐसे ही डेविड जी के नाम पे हर जगह एक अलग इज्जत, लोगों का देखने का नजरिया अलग था। तो यही था कि बस इसको मेहनत करके कितने अच्छे से ये फिल्म बना सके, और अच्छे से बहुत मेहनत करके लिखी। और जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को इतनी पसंद आई कि आज भी सैटेलाइट पे वो फिल्म इतनी चलती है। हर एक की, अगर आप एक फेवरेट फिल्म में बोलिए कॉमेडी में, तो हसीना मान जाएगी, एक कल्ट स्टेटस है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, चलो जितना उधर एक मेहनत और ये कि फल आज तक मिलते जा रहा है उसका। बिल्कुल, लोग उस फिल्म को एक ऐसी फिल्म के तौर पर याद करते हैं जो एक फुलसम एंटरटेनमेंट देती है, आपको हंसाती है लगातार। एक गाना इस फिल्म का भले थोड़ा सा सुना जाए, लेकिन जरूर सुना जाए। तो वो टाइटल सॉन्ग होगा, जरूर सुनते हैं। कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, हाँ, कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, है दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। हसीना मान जाएगी, 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 हसीना मान जाएगी। कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, है दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। हसीना मान जाएगी, 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 हसीना मान जाएगी। करूंगा इस पे जान निसार, इसे अपनी जान बनाऊंगा। इसकी सोई धड़कन में चाहत की आग लगाऊंगा। मुझे है पूरा एतबार, इस पत्थर को पिघलाऊंगा। इश्क मोहब्बत क्या है, इस पगली को समझाऊंगा। हाँ, मैं हूँ झोंका मस्त पवन का, ये खुशबू वाला आंचल, इसकी आंखों में छुप जाऊंगा मैं तो बन के काजल। हो, आज नहीं तो कल मुझ पे जुल्फे बिखराएगी, आज नहीं तो कल मुझ पे जुल्फे बिखराएगी। दिल कहता है
यूनुस साहब, हसीना मान जाएगी फिल्म की बात चल रही थी और हम डेविड साहब की ही फिल्मों पर अभी आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। इस फिल्म की कामयाबी ने आपकी जिंदगी को और डेविड धवन से आपके रिश्ते को किस तरह से बदला? बस उसके बाद तो एक एक्सेप्टेंस इंडस्ट्री में हो जाता है और फिर ये जैसी हुई, फिर उसके बाद हमने शुरू कर दी 2-3 फिल्में डेविड जी के साथ। एक तो थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जोड़ी नंबर 1, कुंवारा। तो उस वक्त तो ऐसा था कि फिर जो डेविड जी की फिल्म शुरू होती थी, बिकम पार्ट ऑफ हिज टीम, तो फिर तब ऐसा था कि बाहर काम करने का मतलब उतना टाइम भी नहीं मिलता था। और डेविड जी तब क्योंकि हैदराबाद में ही सबसे ज़्यादा शूट करते थे, बिकॉज वहाँ बड़े बड़े सेट्स होते थे, तो हमारा आधा टाइम हैदराबाद में ही कट जाता था। और आप यकीन मानिए, अभी रेडिसन होटल है जूहू में, पहले गेस्ट लाइन था, मतलब हम लोग कुछ 1.5 साल कंटिन्यूस वहाँ रूम बुक था और सिटिंग चलती रहती थी। एक फिल्म की खत्म हुई दूसरी की खत्म हुई तीसरी। एक बार तो डेविड जी के वहाँ 3 रूम बुक थे, 2 में स्क्रीन प्ले का काम चल रहा था, एक में डायलॉग राइटर बैठ के रोमी जाफरी जी वो डायलॉग्स का काम कर रहे थे। तो उस तरीके से काम हो रहा था, बिकॉज तभी हर प्रोड्यूसर जो है उनके साथ फिल्म बनाना चाह रहा था, बिकॉज ही वॉज द डायरेक्टर जिनका सक्सेस रिकॉर्ड इतना टाइम पे कंप्लीट करना। जैसे मैं बताया, उस टाइम पे फिल्में 2-2, 3-3 साल लेती थी, बट डेविड जी का एक रिकॉर्ड था कि 50 दिन में पिक्चर कंप्लीट करके दे देते। तो कोई प्रोड्यूसर का लॉस नहीं होता था। अच्छा, मैक्सिमम रीमेक्स की है, तो ये होता था कि हाँ, साउथ के लिए अब हिंदी में उसको किस तरीके से अडेप्ट करना। तो फिर उसके बाद तो जो है 4-5 साल मतलब पता ही नहीं चला किस तरीके से जो है। उन फिल्मों के बारे में बताइए जिनके रीमेक्स उस दौर में आपने किए थे, और चूंकि साउथ की सेंसिबिलिटीज और उनकी कॉमेडी बहुत अलग है, उसको हिंदी में किस तरह से आपने अडॉप्ट किया? एक्चुअली अगर आप देखिए सर, साउथ की सेंसिबिलिटीज हमारी ऑलमोस्ट सेम है आज भी। उनका क्या होता है, थोड़ा लाउडनेस होता है, क्योंकि मैंने काफी आगे भी हम बात करेंगे मतलब साउथ की फिल्म के। बाकी अगर आप देखो तो वो कंप्लीट पैकेज हिंदी जैसे जो हम एक टाइम पे बनाते थे वो वही है, बिकॉज वहाँ थोड़ा एक्टिंग में लाउडनेस, हर चीज में अगर आप वो चीजें निकाल दो तो परफेक्ट फिल्म होती है, बिकॉज इमोशनली इतने स्ट्रांग रहते हैं उनके सब्जेक्ट्स एंड ऑल। तो वो सब हीरोइज्म वाली फिल्में होती है, एक्शन होता है, म्यूजिक होता है, तो ज्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं साउथ और इसमें। बस फर्क ये है कि हमको हमारे ऑडियंस के हिसाब से सिर्फ अडेप्ट करके थोड़ा एक लेवल नीचे लाना पड़ता। बाकी तो सब ऑलमोस्ट आप देखो सेम फिल्में ही रहती। तो वो कौन सी फिल्में थी जिन्हें आप लोगों ने हिंदी में पेश किया? देखिए, कुंवारा जो है तभी उस टाइम पे चिरंजीवी सर की बिगेस्ट हिट थी, तो उसको अडेप्ट किए। और कुछ जैसे जोड़ी नंबर 1 एक आइडिया था इंग्लिश फिल्म का, वो लेके हमने पूरी स्क्रिप्ट बना दी। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वो कानून के ऊपर जो थी, लायर। तो एक आइडियाज लेके हमने फिर जो है, क्योंकि डेविड जी को हमेशा ये होता था कि एक आइडिया बताना बहुत ज़रूरी होता था, दिखाना कि अगर ये टाइप की फिल्म, बिकॉज वो बहुत इजी होता था उनको समझाने के लिए। तो हमने काफ़ी कि ये फिल्म है, अगर हम इसका जर्म लेके इसका एडेप्शन करें तो वो काम फिर उनके साथ ज़्यादा इजी हो जाता था। जी, मुझे बताइए कितना मुश्किल होता है पहले से लिखी गई, दूसरी भाषा के लिए लिखी गई एक फिल्म को हिंदी के लिए डेवलप करना? नहीं, देखो मुश्किल नहीं, एक्चुअली देखो तो वो आसान भी रहता है, क्योंकि आपके पास एक बेसिक ग्राउंड मतलब एक लैंड रहती है, उस पर आपको बिल्डिंग बनाना। और कितने बदलाव आपको करने पड़ते हैं? जी, बदलाव तो जो होता है वही हमारी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ बदलने भी हम कोई चीज़ को खराब नहीं कर सकते। बहुत से लोग क्या होता है कि अरे ली है और राइटर को लगता है मुझे अपना काम बताना ही चाहिए, तो कभी कभी उसमें ना अच्छी चीज़ें भी चली जाती है। बट मेरा ऐसा होता है कि क्यों, हमने जब पैसे देके राइट्स लिए तो जो अच्छी वो अच्छी रखो, और वहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना काम दिखाने के लिए जो अच्छी चीज़ है उसको खराब कर दो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसमें बड़ी, कभी 1 लाइन अच्छा रहता है, कभी बहुत सी चीज़ें उसमें सिचुएशंस, और ये तो वो ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ ये दिखाने के मुझे काम आता है, मैं कभी ये उसमें नहीं होता है कि वो चीज़ों को ख़राब कर दो। जो बेस्ट है, अप्रिशिएट देम, कीप देम, जिसका भी काम है, और आपने वही चीज़ों को देख के आपको अच्छी लगी तभी वो चीज़ें ली है। काम करता हूँ ऑब्वियसली यही देखता हूँ कि बस कितना के सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से ही करता हूँ कि ये चीज़ यहाँ वर्क होगी या नहीं होगी, तो उतना ही चेंज करता हूँ।
जो है वो है। एक सवाल जो हमेशा उठाया जाता रहा है कि साउथ से फिल्में हिंदी में बनाने का चलन ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से है। साउथ के प्रोड्यूसर्स खुद अपनी फिल्में हिंदी में बनाया करते थे। बाद में वो सिलसिला सलमान खान तक चलता रहा और आगे और दूसरे हीरोज तक, अक्षय कुमार तक भी चलता रहा है। वो क्या वजह है? क्या हमारे हिंदी फिल्म उद्योग में कहानियों की कमी है या एक रेडी प्रोडक्ट की वजह से उसको अपने मार्केट में हिट करने का एक इरादा? जैसा आप बोले वो इंटायरली कॉमर्स है, बिजनेस। क्या होता है सर, एक पिक्चर जब रिलीज होती है वहाँ सुपर डुपर हिट होती है तो पहले वो चीज़ के साथ एक प्लस आ जाता है। अच्छा, दूसरा, जब बहुत से हमारे यहाँ एक्टर्स है जो शायद पिक्चर को वो तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि जब आप एक कहानी सुनाते हो बट जैसे अगर आप रीमेक करते हो तो उनको एग्जैक्टली पता रहता है कि क्या है ये चीज़, क्या करना है। तो वो एक्चुअली अगर आप देखो तो वो सेलिंग में चीज़ें बड़ी ईजी हो जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली यही होता है कि एक प्रोजेक्ट शुरू करना है। अब आप जब एक स्क्रिप्ट लिख के जाओगे, उसको किस तरीके से एक्टर कन्विंस होगा, वो विजुअलाइज कर पाएगा या नहीं, यहाँ सबसे बेस्ट होता है कि आप जाके दिखा दीजिए, पूरी कहानी भी समझ में आ जाती है, वहाँ का बिजनेस भी समझ में आ जाता है। और दूसरी बात कि उसमें जो फ्लॉज है यहाँ के हिसाब से वहाँ नहीं के अडेप्ट, वो भी समझ में आ जाते हैं। और जो भी ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़, क्योंकि ऑडियंस ने फिल्म देख चुकी है कि चीज़ वहाँ भी वर्क नहीं की, तो ये पॉइंट अगर ये ग्रे एरिया में वर्क कर दो तो ये पिक्चर और अच्छी हो जाए। तो बहुत सी चीज़ अगर देखो तो उसमें फ़ायदा ही है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा रीमेक में कोई ये नहीं है कि लोग बोलते, आई थिंक अच्छी चीज़ है, रीमेक करना चाहिए, वो फिल्में वाइडर ऑडियंस देखना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी लैंग्वेज में बनी। मतलब मैं रीजनल लैंग्वेज बहुत वॉच करता हूँ, मलयालम, तेलुगु, तमिल, अगर आप देखो तो मतलब बंगाली, मराठी सब देखता हूँ। क्या भाषा एक अड़चन नहीं बनती इसमें? नहीं सर, देखो सिनेमा की एक्चुअली भाषा नहीं आजकल, और दूसरा सबटाइटल्स भी होते, और मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर वही होती है अगर सबटाइटल्स भी नहीं हो और आपको होल्ड कर सके। क्या बात है। मतलब वो सिनेमा का पावर वो है कि अगर डिफरेंट लैंग्वेज में भी आप बैठे हो और 2 घंटे आप देख रहे हो और कहानी ने बांध के रखा है। और मैं इसलिए ये सब देखता हूँ सर। देखिए क्या है, एज अ राइटर मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे फिल्म लिखना है या बॉम्बे में बैठ के ऑल ओवर इंडिया, एक एक्सपीरियंस। दूसरा, वहाँ का जब सिनेमा देखते हो कि ये सिनेमा चल रहा है तो आपको एक ये भी पता चलता है उधर क्या टेस्ट चल रहा है लोगों का, कि अगर उधर मतलब कमर्शियल फिल्म हिट हुई है ये तो अच्छा ये चीज़ उनको पसंद आई। दूसरी, अगर थोड़ा रियलिस्टिक फिल्म चली है तो क्या, तो वो एक सिनेमा ही है जिससे मैं पूरा गेज कर पाता हूँ कि किस जगह क्या चल रहा है। तो फिर कहीं जाके मैं जब हिंदी फिल्म लिखता हूँ तो मुझे ये होता है कि नहीं, क्योंकि देखने वाले ऑडियंस ऑल ओवर पैन इंडिया है, सबके लिए लिखना है। बिल्कुल। तो वो भी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे यहाँ सर इतने मतलब सोच हर जगह से बदलते, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है सर। क्या बात है। अब एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, फिर कुछ और दिलचस्प बातें आपसे की जाएंगी। तो बताइए यहाँ कौन सा गाना सुना जाए? थोड़ा कमर्शियल बात है तो फिर कमर्शियल गाना। बिल्कुल। चेन्नई एक्सप्रेस का लुंगी डांस सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं लुंगी डांस। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना की जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। और रजनी फैन, डोंट मिस द चांस। और रजनी फैन, डोंट मिस द चांस। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने कथा पटकथा लेखक यूनुस सेजावल से। यूनुस साहब, बातें हम हसीना मान जाएगी और जोड़ी नंबर 1 की कर रहे थे, तो वापस वहीं चलते हैं। मुझे ये बताइए कि शुरुआती दौर में तो आपने डेविड धवन के साथ लगातार लिखा और एक के बाद एक फिल्में की। एक खास तरह का उनका जो सिनेमा है उसमें आपकी एकदम
महारत हो गई। डेविड धवन से किस तरह की क्रिएटिव बहसें होती थी, अपनी बात मनवा लेना या उनकी बात मान लेना, इस तरह की कोई घटना हमें बताइए, या सेट पर सीन चेंज करने जैसी कोई घटना या किसी एक्टर के साथ? देखिए, डेविड जी का वही है कि आपको कभी पता नहीं कब वो सीन चेंज कर दे। अभी आपको मैं जोड़ी नंबर 1 का क्लाइमैक्स अगर याद हो लोगों को, तो वो पूरा क्लाइमैक्स है कि एक कमोड, एक पॉटी के ऊपर वो बैठे हुए जी। तो क्लाइमैक्स हमारा नॉर्मल एक्शन वाला था, क्योंकि 2 एक्शन हीरो थे, संजय दत्त, गोविंदा। पूरा उस हिसाब से क्लाइमैक्स लिख दिया गया था। अचानक अब दूसरे सीन्स हो रहे हैं और नेक्स्ट डे से क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है। रात को 7:30 बजे इनका फ़ोन आ गया कि भाई यार क्लाइमैक्स जो है मैं चेंज कर रहा हूँ। अब इतनी बड़ी फिल्म जिसमें 12 एक्टर क्लाइमैक्स में हो और ये और सब लिख चुका, एवरीथिंग डिस्कस्ड है। क्या बोलते, आ जाओ बताता हूँ। घर गए, बोले यार एक क्लाइमैक्स में क्या है, एक्शन तो रेगुलर होता है। तो मैंने सोचा है कि यार एक काम करते, वो बॉम्ब का एक उनके माइंड में था सीक्वेंस कि कमोड के नीचे बॉम्ब है और अगर उठेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर इस पे जो है कैरेक्टर को बिठा दे तो बोले अब ये क्लाइमैक्स ये है, अब ये कमोड जो है म्यूजिकल चेयर होगा, एक उठेगा दूसरा। तो अचानक पहले तो समझ में नहीं आया कि एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स बाथरूम में और कमोड पे, और उस टाइम पे मारधाड़ वाली फिल्म ही बनती थी और संजय दत्त और गोविंदा, मतलब लोगों का भी। डेविड जी ये है बहुत अच्छा, बट ये ओके, मतलब एक्शन फिल्म में अरे बोलते हैं कि यार, बोलते तुम लोग जो है मेरे पे भरोसा करो और ये कर दो, क्योंकि सब प्रोड्यूसर सबको है ना बाकी के यार ये क्या। और वो जो है तभी 1 घंटे में सब चेंज हो गया, डायलॉग्स वायलॉग्स सब नया लिखा। और वो फिर सेट पे गए, शूट हुआ, जब पिक्चर रिलीज हुई वो पिक्चर का हाईलाइट था। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें है ना, वो स्पर ऑफ द मोमेंट है ना, बहुत चीजें। जैसे हम लोग 1 और 11 में कर रहे थे, तो सेम उनका क्लाइमैक्स में, उनको बोला क्लाइमैक्स में कुछ मस्ती, तो उसमें एक सीक्वेंस है कि वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का बिजनेस है विलन का, और ये जो है विलन को हैंड ग्रेनेड फेंक के मारने जाते, ग्रेनेड गिर जाता, तो ये ग्रेनेड के साथ फुटबॉल खेल रहे होते और विलन डर रहे होते। तो अगर आप देखो तो ऐसा है ना कि कोई और वो सोचेगा भी नहीं कि 2 हीरो क्लाइमैक्स में ग्रेनेड के साथ फुटबॉल खेल रहे, बट वो डेविड जी का जो है कि स्टाइल है। यूनुस साहब, इस तरह से हमें ये जानने को मिला कि किस तरह से डेविड धवन काम करते हैं और उनका स्टाइल ऑफ सिनेमा किस तरह का है। और यहाँ अपने लिसनर्स को हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जुड़वा 2 आपने उनके साथ की है। इतने बरस बाद फिर उनके साथ काम करके कैसा लगा? नहीं, लास्ट पार्टनर की थी, फिर उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब भी था जी, रास्कल भी था, मतलब 3-4 साल बाद ही जो है ये सिलसिला आया है। बट क्या है, अभी 20 साल से काम करने के बाद ऐसा है कि जब काम करते कभी लगता ही नहीं कि गैप हुआ था क्योंकि इतना एक दूसरे को समझ चुके हैं कि मुझे पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको पता है क्या एक्सपेक्ट करना है कि मतलब मेरे से, तो अब वो जो है बहुत इजी हो जाता है। और हम लोग जब बैठते हैं तो बहुत सारे सीन्स मतलब ऐसे डिस्कशन में निकल जाते हैं, बिकॉज डेविड जी का भी एक है इमेंस नॉलेज ऑफ सिनेमा, हर हिंदी फिल्म मतलब पूरा नॉलेज है, वो भी साउथ की सारी फिल्में देखते हैं, मतलब ही इज ऑल्सो इंसाइक्लोपीडिया। तो कहीं भी रुकते नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है रेफरेंस या कुछ मिल ही जाता है। सही है। आज भी अगर उनका कन्विक्शन आप देखिए कि जुड़वा 2 में एक सीन है कि वो विलेन के बेटे की याददाश्त चली गई है, वरुण धवन ने नारियल मारा है और याददाश्त चली। अब ये था कि याददाश्त कैसे आए, तो मैंने डेविड जी को, अब ये सिर्फ वही डायरेक्टर मतलब जो डेविड जी के कैलिबर का है वही कर सकता है, क्योंकि वो बिलीफ और कन्विक्शन का है कि वरुण धवन एक जगह फुटबॉल मैदान में बैठा है, वहाँ राजपाल को फुटबॉल लग रहा है और वो गुस्से में फुटबॉल को लात मारता है, फुटबॉल ट्रैवल होता है और बीच बीच में जहाँ भी जाता है हर इंसान वो फुटबॉल को लात मार रहा है, फाइनली वही बॉल जाके उस शख्स के सर पे लगता है, वो गिरता है और याददाश्त। तो ये अगर आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि किसी और को जो आज के डायरेक्टर है अगर मैं सुना, शूटिंग तो दूर की बात है, समझ ही नहीं पाएगा ये क्या है और ये पर्दे पे कैसे आएगा। क्योंकि हम जो कॉमेडी लिखते मतलब हमको ये भी पता होता है कि पर्दे पे कैसा दिखेगा, पब्लिक का रिएक्शन कैसा। बिल्कुल। बट बहुत से हमारे लोग हैं उनको वो समझ ही नहीं है कि एक चीज़ पेपर से स्क्रीन पे मतलब पर्दे पे कैसे दिखेगी और ऑडियंस का क्या रिएक्शन हो रहा होगा।
और ये तो अनुभव से ही आता है। अनुभव से आता है, और मैंने जैसे कहा एक नैक होता है, और दूसरी बात है इंजॉय करना खुद। अगर जब तक लिखते हुए मैं नहीं इंजॉय कर रहा हूँ, ये सोचते हुए मैं नहीं इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टर को नहीं कन्विंस कर सकता हूँ, और डायरेक्टर शूट करके ऑडियंस को नहीं कर सकता। बहुत सही बात है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आजकल आपको रोहित शेट्टी का राइटर कहा जाता है। रोहित से पहली मुलाकात कब और किस तरह से हुई थी, और कैसे आपने उनके लिए लिखना शुरू किया? रोहित जी की गोलमाल हिट हुई थी, गोलमाल 1, तो वो नीरज वोरा ने लिखी थी। तो उसके बाद जो है अष्टविनायक जो प्रोड्यूसर्स थे, वो एक स्टोरी ढूंढ रहे थे रोहित भाई के साथ शुरू करने। तो रोहित भाई तभी संडे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो मेरे पास एक कहानी थी। तो रूमी जाफरी डायलॉग राइटर थे, उन्होंने मुझसे कहा तेरे पास वो कहानी है, चल के उनको क्यों नहीं सुना देता, देख अच्छी लगे तो मैंने गया, मैं प्रोड्यूसर्स को सुनाई, प्रोड्यूसर्स को बहुत अच्छी लगी कहानी। तो बोले अभी वो रोहित आने वाला है, एक बार उनको सुना देना, उनको कैसे लगती है। और ये एक इंडिपेंडेंट कॉमेडी फिल्म थी। तो फिर जैसे रोहित भाई आए, दैट वाज मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ। अच्छा, उससे पहले बातें नहीं हुई? नहीं। कमाल की बात ये, मेरे फादर और उनके फादर फ्रेंड थे। अरे वाह! क्योंकि हमारी टेलरिंग की शॉप में शेट्टी साहब के कपड़े उससे लाते थे वो आके। मेरी और रोहित भाई की कभी मुलाकात नहीं। तो फर्स्ट टाइम जो है वो स्क्रिप्ट उनको नरेट किया, तो जैसे उन्होंने सुने उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने प्रोड्यूसर को बोला कि हम ये नॉर्मल स्क्रिप्ट क्यों बनाए, तो इसको गोलमाल का सेकंड पार्ट क्यों नहीं बनाते। क्या बात है। बोले कि ये कैरेक्टर्स ऐसे करते, ये ऐसे करते। हम लोग 4-5 दिन बैठे तो गोलमाल रिटर्न्स की स्क्रिप्ट हो गई, जो कि एक नॉर्मल 4 एक्टर्स के साथ जो है, तो वो हो गई। तो फिर उनके साथ ये एक इंटरेक्शन शुरू हो गया, एक दोस्ती, क्योंकि उनकी भी अगर आप देखो तो एक जर्नी शुरू हुई थी। बिल्कुल। अच्छा, उनका अपनी तरह का एक सिनेमा है, उनकी अपनी एक पहचान है उस सिनेमा से। फिर उसके बाद अगेन वो गोलमाल रिटर्न्स रिलीज हुई, सुपर हिट हो गई। फिर कि अब क्या करें, तो एक प्ले था, मैंने बहुत पहले वो पढ़ा था, राइट बेड रॉन्ग हस्बैंड, ब्रॉडवे का था। तो वही प्ले पे उनको वो पारितोष पिंटर ने प्ले दिया था फर्स्ट फिल्म। तो मुझे बुला के उन्होंने बोला कि ये प्ले है, पढ़ लो। तो जैसे मैं सुना, वाला रोहित भाई बाय हार्ट है मेरे को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल प्ले पढ़ा। बोले कैसा है, मतलब फैंटास्टिक है, बोले इसके ऊपर हम बना सकते। बोले मुझे लगा कि ठीक है दूसरे राइटर्स है तो मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या होगा। बोले नहीं, आई वॉन्ट यू टू बी इन माई टीम। फिर वो करते करते फिर फाइनली वो हिट हो गई। तो फिर ऐसा करते, ये कौन सी फिल्म थी? ये ऑल द बेस्ट। ओके। तो ऑल द बेस्ट आई, वो हिट हो गई। अब जैसे वो हो गई तो अब करे क्या, बोले गोलमाल 3 करना है। अब कितना मुश्किल होता है कि एक फिल्म बनी, उसको एक राइटर ने लिखा, उसका एक सीक्वल बना, वो आपने लिखा, अब तीसरा पार्ट बन रहा है। बट उसमें क्या हुआ था सर कि हम लोग के बिकॉज क्योंकि बहुत एज डिफरेंस, मतलब ऐसा था कि एक टीम, और जब ग्रोइंग में सब थे, डायलॉग राइटर्स थे, साजिद फराद, रोहित भाई, मैं, तो हम लोग का क्या है कि एक उस समय, क्योंकि तब अगर जब रिलेशन बनता है वो बहुत एक दोस्ती और भाईचारा के, क्योंकि डेविड जी को जब मैं मिला था वो पीक पे थे, तो ही वॉज लाइक मेंटोर। बिल्कुल। जबकि वो हंसी मजाक हर चीज, बट वो एक रिस्पेक्ट, हर चीज, मतलब एक दायरा था। रोहित भाई के यहाँ एक अलग था, एक दोस्ती थी। तो मतलब साथ में रहना, पूरे दिन काम भी कर रहे, हंसी मजाक भी कर रहे, मतलब बहुत मस्तियां करते थे ये। तो वो मस्ती में अच्छी पिक्चरें बनती थी, हिट हो गई दोनों। अब ये हुआ कि करे क्या कि गोलमाल 3 कर रहे हैं, अब आइडिया ढूंढ रहे। अब मैं घर पे हूँ, सुबह 8:30 बजे रोहित भाई का एक दिन फोन आया कि मुझे जो है आइडिया मिल गया गोलमाल 3 का। उन्होंने एक लाइन सुनाई कि ये होगा, कि एक ही लाइन, हाँ, कि मतलब एक जैसे ना मिठुन जी का कैरेक्टर रत्ना पाठक का, के 2 ऐसे होंगे, 3 बच्चे इनके और 2 इनके और एक साथ है, बस डन। उधर एक्टर्स को उतना ही, अजय सर सबको सुना है, लॉक इनका माइक। तो उन्होंने फोन के ऊपर वो सुनाया, मुझे बहुत एक्साइट किया। मैं बोला सर ये तो परफेक्ट है गोलमाल के लिए। बोले ठीक है, मैं यहाँ एक्टर्स को सुना देता हूँ, ये करेंगे। उन्होंने एक लाइन अजय सर को सुना दी। तो इस तरीके से जो मतलब ये है कि पिक्चर पूरा सेटअप जो है उधर ही तैयार हो गया कि ये तो वो कर दिए। अब आपको स्क्रीन प्ले लिखने में कितना वक्त लगा होगा? सी रोहित भाई के साथ कैसे है सर, मैं रोहित भाई के साथ ही बैठ के स्क्रीन प्ले लिखता हूँ, बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन 100% है। बिकॉज रोहित भाई ने इतना हिंदी सिनेमा उनको पता है ना, उनको हर फिल्म हिज एनसाइक्लोपीडिया, हर फिल्म पता है, हर एक। तो ही इज ऑल्सो अवेयर ऑफ यहाँ का मतलब पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड सिनेमा। तो उनके साथ जब बैठ के करते तो
पहले तो जब गोलमाल 3 का आइडिया लॉक हो गया और फिर उसके बाद हम जब बैठे तो आप यकीन मानिए 7 दिन तक पहला सीन नहीं आ रहा था। ओ माय गॉड। तो रोज परेशान आते थे, हम लोग बैठते और थे। 7 दिन कितने घंटे काम करते थे आप? हम लोग 5-6 घंटे बैठते थे और कुछ नहीं होता था तो खाना खा लिए, आइसक्रीम खा लिए, बाहर घूम लिए, पान खा लिए। ये तो कभी कभी एक होता है कि पहले ना क्रिएटिव ब्लॉक आ गया और ये और सब परेशान। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि यार सब्जेक्ट तो प्लॉट तो सही चुना है, बोले नहीं प्लॉट सही है बट बात नहीं आई है। हाँ कि किस तरीके से शुरू। फिर मुझे सिर्फ एक सीन एक दिन ये आया, मतलब रोहित भाई ये सीन देखो अगर इससे शुरू करे। तो उसके अंदर सीन था कि इनको अजय सर इन लोग को पैसे देने उधारी के और वो वसूली भाई गुंडा पहुंच गया। तो ये बोलते हैं कि हमारे पास खुद के पैसे है लेकिन एक और गुंडा नहीं दे रहा है, तो आप वो पैसे निकलवा दो। और पुलिस स्टेशन फोन कर देते। तो वो गुंडे को लगता है कि दूसरा गुंडा है और वो धमकी दे रहा है, तो पुलिस वाले आके उसको गुंडे को लेके चले जाते। तो वो फिल्म में भी सीक्वेंस है। तो वो एक सीक्वेंस है कि हम ऐसा कुछ एक फनीली शुरू कर, तो वो करते करते फिर वो एक सीन जो मिला ना तो एक डोर ओपन हो गया। डोर ओपन हो गया। फिर 1 महीने में पूरा स्क्रीन प्ले लॉक हो गया। क्या बात है। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग सिंघम का मैं बताना चाहूंगा कि वो क्योंकि वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में सिंघम शुरू हुई थी जी। हम लोग ने गोलमाल 3 रिलीज हुई थी, मतलब बहुत बड़ी हिट, ब्लॉकबस्टर हिट हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट थी कि बोल बचन शुरू करेंगे। आज अभिषेक को स्क्रिप्ट सुना दिए, अजय सर को सुना दिए, स्क्रिप्ट लॉक। अब ये है कि डेट्स वेट्स फाइनल करके शुरू करना है। अचानक एक दिन मुझे रोहित भाई का फोन आता और बोले कि कहाँ हो आप? बोले ऑफिस आ जाओ। तो जैसे ऑफिस गया उन्होंने एक डीवीडी मतलब वो रीमेक थी सिंघम की, ये देख लो कैसी लगती है। तो मैं बोला हाँ ठीक है। मैं घर पे आया, एक्शन फिल्म थी अच्छी, तो सुपर डुपर रही थी वहां पर भी। तो मेरे को बोले कैसा है? मैं बोला बहुत अच्छी। बोले हिंदी में करना। मैं बोला लेकिन सर अभी तो बोल बचन शुरू होने वाली है यार ये। बोले नहीं बीच में क्या है, मैं कॉमेडी फिल्म्स करते जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक मैं भी ब्रेक लूँ ताकि नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मैं खुद मोनोटोनस हो जाऊं। और ये आइडिया बड़ा क्लिक है तो इस पे काम कर दें। अब नॉर्मली जब एक फिल्म आती है तो आप उसकी 1 लाइन लिखते हो बैठ के कि वो ओरिजिनल, तो उसकी मैंने लिखने लगा। जब सेकेंड हाफ आया तो पिक्चर इतनी लंबी थी वहाँ के हिसाब से कि मैं थोड़ा रुक गया। मैंने फ़ोन किया, मतलब रोहित भाई ये पिक्चर ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं इतनी ये नहीं, मैं थक गया हूँ थोड़ा, तो ऐसा नहीं हो हमारी ऑडियंस थक जाए। तो सेकेंड हाफ हमको थोड़ा रिवर्क एकदम। हाँ तो बोले कि आके बैठ जाते। और बेसिकली मुझे पूछे अच्छा क्या लगा, मतलब सर सबसे बेस्ट है हीरो का कैरेक्टर और वो जो गाँव में लोग उसके साथ है, मतलब वो सादगी। अभी तक वो चीज़ कोई भी कॉप फिल्म में नहीं आई कि कॉमन लोग। तो फिर उसके बाद लिखना शुरू किए। फर्स्ट हाफ फटाफट हो गया। अब सेकेंड हाफ में करते करते सेकेंड हाफ हो ही नहीं रहा। तो वो एक फिल्म थी जिसका 3 महीना सिर्फ सेकेंड हाफ लिखने। क्या बात है कि क्लाइमेक्स क्या होगा ये, बिकॉज रोहित भाई बहुत क्लियर थे कि यार एकदम अगर एक्शन क्लाइमेक्स डाल दूंगा मेरे लिए बहुत ईजी होगा। बिल्कुल। मैं तो बेस्ट रूटीन हो जाएगा। तो उस साल का मेरे को याद है 31 दिसंबर को हम लोग ऑफिस में कुछ रात के 11:30 बजे तक थे। 1 जनवरी को सुबह 10 बजे से फिर शुरू किसी। हाँ मतलब ये है कि सेकेंड हाफ फिर वो करते करते कहीं जाके जनवरी, अच्छा मार्च से शूटिंग की डेट्स लॉक है एंड कहीं जाके जनवरी एंड में स्क्रीन प्ले लॉक हुआ। फिर 1 महीने में डायलॉग्स हुए और द फिल्म स्टार्टेड। और अजय देवगन सर को सिर्फ वो देखे, अब वो बिलीफ है, वो दोनों की एक दोस्ती है, भरोसा है। उन्होंने सिर्फ थोड़े से वो देखी थी सिंघम बिगनिंग, उनको पता था क्या करना है। और जब फिल्म शुरू होने वाली थी 1 दिन पहले उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी। अरे। और नेक्स्ट डे सेट पे आके सीन था विलन के कन्फ्रंटेशन का, और कुछ 2 पेज का सीन था और अजय सर ने 1 टेक में ना पूरा वो सीन दे दिया। मतलब सबने क्लैपिंग मारी। अब क्या बात है। ये एक्टर्स के कैलिबर होते हैं, ये ट्रस्ट होता है। तो इस तरीके से जो है सिंघम शुरू हुई। अच्छा सिंघम में ये था कि बहुत टाइम बाद एक्शन फिल्म बन रही थी और ये था कि अजय सर भी बहुत टाइम के बाद एक्शन कर रहे थे कि पिक्चर एवरेज भी चले जाए ना, मतलब तो बोल बचन कॉमेडी और ये सब है। तो बट जब फिल्म लगी तो मतलब फ्राइडे जब फिल्म लगी संडे तक हर जगह सिर्फ सिंघम की बातें होना और चलती चली गई और एक
अलग इज्जत दे दी। और मैं बताऊं, वो फिल्म एक्चुअली रोहित भाई के भी करियर में एक टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल, एक वो कॉमेडी बना रहे थे। हाँ। और जिस तरह से रोहित शेट्टी का वो जो मुहावरा है उनकी फाइट्स का और उनकी फिल्मों के एक्शन का, जिस तरह से कारों का उड़ना और वो जो हीरो का एकदम लार्जर देन लाइफ निकल के आना। और बड़ा कमाल है कि सुबह मैं सोया था फ्राइडे के दिन, तो मुझे रोहित भाई का फोन आया। तो क्या हुआ, अब पिक्चर लगी है, फोन आता है डायरेक्टर का, तो थोड़ा घबरा जाते, भाई क्या बोले आपने पेपर पढ़ा? मैं बहुत घबरा गया। बोला नहीं सर, क्या हुआ? अरे 4 स्टार मिले। तो बोला हाँ सर, अच्छी बात नहीं, मतलब पिक्चर ये चलेगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये होता है ना, जब ज्यादा स्टार मिल जाते हैं तो पिक्चर होगा है ना, क्योंकि हमारी पिक्चरों को क्रिटिक्स जो है हमेशा 1-1.5 स्टार देते, 2 स्टार, और पैसे यही पिक्चरें कमाती है। और जिनको स्टार देते वो कंपनियां बंद करती है, जितने कॉर्पोरेट और वो सब बंद करके, तो वो बंद करने वाली फिल्में होती स्टार वाली। तो हम लोग को फर्स्ट टाइम ऐसा, बट पब्लिक ने उसको इतना फिल्म को प्यार दिया है, इतना सराहा। बिल्कुल, डायलॉग्स उसके आतामाजी सटकली और वो सब, मतलब पता ही नहीं चला ऐसा कि कल्ट फिल्म हो गई। बिल्कुल। और उसके बाद पुलिस में जो इज्जत हुई सर, बिल्कुल आज भी अगर कहीं हो, पुलिस स्टेशन जाओ, फिर रोहित भाई, अजय सर, वो लोग का तो एक अलग नोन फेस है। अजय सर ब्रांड एम्बेसडर है। अब हम लोग तो टेक्नीशियन फेस से कोई नहीं जानता, बट फिर भी अगर जहाँ भी जाके बोले कि सिंघम के राइटर है, तो पुलिस वाले जो इज्जत और प्यार देते ना, वो इतना अच्छा लगता है ना। और वो बोलते कि आप लोगों ने हमारे को इतनी इज्जत दी फिल्म में, तो इवन दे फील प्राउड ऑफ अस, वी फील प्राउड ऑफ पुलिस। क्या बात तो वो है। बड़ा जहाँ सिंघम का एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो जो रोमांटिक गाना है वो सुन ले, साथिया। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने कथा पटकथा लेखक यूनुस सेजावल से बातचीत। आपसे बातचीत की शकील बख्शी और यूनुस खान ने। यूनुस सेजावल की फिल्मोग्राफी का ग्राफ इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि आज के इस कार्यक्रम में इतने संक्षिप्त समय में, इतने सीमित समय में समेटना मुमकिन नहीं था। तो अगले हफ्ते हम फिर लेकर हाजिर होंगे इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आज हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। आज के मेहमान।